नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 7 जून और 7 जून के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को, जो भी हम यहाँ पे वीडियो कर रही हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी पीडीएफ आपको लेनी है वो आप पीडीएफ यहाँ से ले करके अपनी सारी चीजों को मतलब देख सकते हैं कि आपने क्या चीज यहाँ पर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल को। वो है लेटरल एंट्री, सेडिशन लॉ, राजद्रोह का कानून, फिर है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, विद्युत योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, फिर एक सिबिल करके एक स्कोर होता है वो है इसके अंदर, गगन सैटेलाइट और एपोप्टोसिस। सबसे पहला हम लोग अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, वो है लेटरल एंट्री। यहाँ पे क्या होता है ना कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती के लिए पार्षद प्रशिष्टि मोड को अपनाया है, जिसमें पता है जितने भी ये सब काम करने की जिम्मेदारी होती है, जो हमारा एक पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है। यूपीएससी इन्हीं के अंडर आती है, इसी मिनिस्ट्री के अंडर। सीनियर ऑफिसर्स प्राइवेट सेक्टर से। लेटरल एंट्री का मतलब होता है जो किसी भी मिनिस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्पेशलिस्ट है या एक्सपर्ट है, वहां के कोई भी विशेषज्ञ है वहां पे जो काम करते हैं, उनकी एक एंट्री करवाना, उनको वहां पे इंक्लूड कराना, जिसके अंदर राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामले, कृषि सहकारिता, इसी किसी भी सेक्टर में वो काम करने वाले हो सकते हैं। इसके पीछे की अवधारणा सही भूमिका के लिए सही प्रतिभा चुनना है। ठीक है, बीच में ऐसे एंट्री करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने काम ऑलरेडी कहीं पर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको यहाँ पर चुना जाता है, उनको आगे भेजा जाता है। तो ये इस तरीके से अभी इनिशिएटिव आया है और ये आइडिया जो है पहली बार सुरेंद्र नाथ की कमेटी लेकर के आई थी और नीति आयोग ने भी इस चीज को इंक्लूड करा है। तो इसमें क्या होता है कि नई प्रतिभा लाने के साथ साथ जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाई जाती है, लोक सेवा के स्थायी सदस्यों के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, डिजिटलीकरण जो है वो आगे बढ़ता है, इसमें फ्रॉड, साइबर क्राइम, एफिशिएंसी, सारी चीजें बढ़ती हैं। और इनके अगेंस्ट, विरुद्ध में भी चीजें हैं कि भाई जो भी लेटरल एंट्री होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से लोग बहुत आते हैं, वो लोक सेवा कार्य प्रणाली से तालमेल आपस में सही तरीके से नहीं बैठा पाते। वो तालमेल सही से उनका बिठाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है और कुछ कुछ समय के लिए आते हैं तो भाई उनको फिर अच्छी खासी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो सरकार का मोटिव होता है वो पब्लिक सर्विस, लोगों को जन सेवा देना होता है। तो ये निजी क्षेत्र के व्यक्ति को सरकार के अधीन कार्य करते हुए ये सब चीजें एक लेटरल एंट्री के माध्यम से देखा जाता है। तो आज के समय में लेटरल एंट्री एक सही भी है, एक इसमें कुछ खामियां भी हैं, तो परंतु इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके बहुत बेहतर तरीके से इसको एक बनाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से लेटरल एंट्री जो है कॉन्सेप्ट अब काफी ज्यादा है, काफी टाइम से ये न्यूज में रहता ही है हमेशा, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखिए। अगला है सेडिशन लॉ। भारतीय विधि आयोग ने सख्त राजद्रोह कानून का समर्थन करते हुए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा है। अभी जो हमारी लॉ कमीशन है, विधि आयोग, उन्होंने 279 अपने नंबर की रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बनाए रखने और मौजूदा 3 साल से 7 साल की जेल की न्यूनतम सजा बढ़ा दी है। उन्होंने बोला है कि सेडिशन का जो होगा उसमें इस तरीके से किया जाएगा। अब देखो सेडिशन यहाँ पे क्या होता है, पहले तो मैं सेडिशन लॉ को समझा दूं। ये आईपीसी में लिखा हुआ है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आपको पता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो एग्जिस्ट करता है वो आईपीसी होता है।
और उस आईपीसी में सारी ये बातें लिखी होती है कि किस तरीके से धाराएं चलेगी। तो उसकी धारा 124A में राजद्रोह से लिखा हुआ है कि किसी ने भी अगर मौखिक, लिखित या संकेतों द्वारा किसी भी घृणा, अवमानना करने का प्रयास किया है तो उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, कारावास 3 वर्ष तक का हो सकता है। साथ ही साथ उसमें जुर्माना भी जोड़ा जाए। तो वही बात है कि सरकार के प्रति आप किसी भी प्रकार की घृणा, अवमानना, असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास नहीं कर सकते, उसे राजद्रोह के रूप में रखा जाएगा और ये गैर जमानती है। ठीक है, अब इसमें लॉ कमीशन ने काफी सारे चेंजेस करे हैं। लॉ कमीशन ने यही चेंज करने के लिए बोला है कि आप मिनिमम जो है 7 साल, अभी 3 साल थी ना, उसको 7 साल कर दो। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है कि इन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी है। इन्होंने बोला है कि जो राजद्रोह का कानून है उसमें काफी ज्यादा नकारात्मक प्रचार करने वाले, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी, जम्मू कश्मीर में माओवादी, उग्रवाद, ये सब चीजें जो है वो फैलती जा रही है। तो यहाँ पर इस कानून का दुरुपयोग करने से यहाँ पर यह है कि भाई हर एक व्यक्ति को इसकी अलग से एक प्रॉपर राजद्रोह की शिकायत को प्राथमिकता अभी तक नहीं दी जाती है, दी जानी चाहिए। और इस पूरे जो भी ऐसी शिकायत आती है उसमें सक्षम जो भी पुलिस अधिकारी होता है वो इस पूरी बात को 7 दिनों के भीतर भीतर पता लगाए कि क्या मामला है, कैसे है, उसके ऊपर पूरा जो है वो ठोस एक सबूत निकाल करके पूरी बात को निकाले। और चाहे वो राजनीतिक वर्ग का हो, कोई भी यहाँ पर कोई भी पर्सन हो, उसके खिलाफ ये चीज की जाए, तो उसे कहते हैं हम सेडिशन लॉ। ठीक है, सेडिशन लॉ आप समझ गए सभी लोग। तो ये कोई भी है और इस कानून के तहत कोई भी आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए कभी भी आवेदन नहीं कर सकता। वह अपने पासपोर्ट के बिना ही रहता है और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा उसको सरकार जो है वो अदालत की ओर ले जा सकती है। सबसे पहली बात, इसको लॉर्ड मैकॉले जो है, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले 1870 में लेकर के आए थे। वहाबी जब मूवमेंट हुई थी, पढ़ा है ना, वहाबी मूवमेंट यूपी में हुई थी 1863 से 1870, तब इसको बनाया गया था। और उसके बाद सेडिशन के केसेस में बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया है, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, जोगेश चंद्र बोस हो, कईयों को भेजा गया है। जोगेंद्र चंद्र बोस जो कि एक बांग बोसी के एडिटर है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जब एक बार बिल के ऊपर, कंसेंट बिल पे बात करी थी, तब उनको किया गया। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक को 1897 में जो है केसरी में लिखने की वजह से किया गया। महात्मा गांधी को भी किया गया था। तो ऐसी चीजें हुई है। और अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेडिशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, और ये सिर्फ आईपीसी में लिखा गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी यहाँ पर बोला गया था, इस सॉरी, इंदिरा गांधी की सरकार ने भी यहाँ पर इसका जो है एक पूरा एक आप कह लो कि क्रिमिनल प्रोसीजर तैयार किया था, उसे कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC, तैयार हुआ था 1974। क्लियर हुआ भाई? ये है इस तरीके से आपका ये वाला आर्टिकल। आज के आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से आर्टिकल्स हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसके लिए एक पूरा योजना अधिसूचित करी है 2022 से 32 के लिए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, आगे आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा आगे इंक्रीज होगी। तो इसको बढ़ाने के लिए मतलब पूरा हम क्या लेकर के आ रहे हैं, सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ठीक है, सोलर रूफटॉप पे लगाना, ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पर उत्पादन होना, सौभाग्य योजना का, ये सब लेकर के आएगा। क्योंकि आज के समय में घरेलू कोयले की आवश्यकता 2026-27 के लिए बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी। तो हमें कोयला भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारा मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो कोयला ही है। उसके बाद फिर सोलर, विंड, टाइडल, न्यूक्लियर, काफी सारे बढ़ते हैं। और जो पूरा ये योजना तैयार की जा रही है, इसमें नॉन फॉसिल जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, गैर जीवाश्म को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक पूरी एक स्कीम है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 2026-27 में ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, 203 से 227 गीगावाट तक बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें एक प्लान तैयार करना होगा, डिटेल प्लान आगे आने वाले समय के लिए।
रिन्यूएबल एनर्जी में विंड, हाइड्रो, बायोमास, बैटरी एनर्जी, सबको यहाँ पर पूरा एक बनाना होगा। जितने भी हमारे CO2 का एमिशंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी उत्सर्जन होता है, उसको रोकना होगा। और ये सब काम करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2003 में बनाई गई थी, जो सारी विद्युत से जुड़ी हुई नीतियों पे संबंधित मामलों पर सलाह देती है, विद्युत प्रणाली के लिए अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करती है। ये सारा काम इन्हीं का होता है। 2003 में बनी थी, इतना याद रखिए। ये पूरा बताती है कि भाई कभी भी कोई इलेक्ट्रिक लाइंस है, वहां पे कितनी सेफ्टी होनी चाहिए, सब कुछ ये पूरा, हर एक स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होना, कंपनी से सारा कुछ देखना, सब कुछ है। इसमें 14 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन है, और सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये पूरा काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 3 आर्टिकल्स मैं अगर कहूँ तो आपके प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनसे बहुत ही कम लेवल पर आपसे कुछ सवाल बनेंगे, बहुत ज्यादा सवाल इनसे कुछ खास बनने नहीं वाले। ठीक है भाई? तो बहुत ज्यादा इसमें अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको बस थोड़ा थोड़ा सा करके ही पढ़ लीजिए। बहुत छोटे सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिख सकते हैं, सारी चीजों को अपने नोट्स में ऐड कर लो। और ये सब कुछ जो है लिख लेना यहाँ पर। क्लियर है भाई? प्रीलिम्स के लिए तीनों आर्टिकल जो अभी आपने ये वाला पढ़ा, इसमें से हो सकता है कल को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पे सवाल आ जाए। और जो आपने सेडिशन लॉ पढ़ा, सेडिशन लॉ भी आपको बस एक शॉर्ट में लर्न करना है। और लॉ कमीशन को आप लोग पॉलिटी में जरूर पढ़ के जाना। लॉ कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको आप पॉलिटी में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर अप करते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है? और जो ये है लेटरल एंट्री, ये उतना खास टॉपिक नहीं है, ये इंटरव्यूज वगैरह में स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। चौथा है भाई सिबिल स्कोर। पहले तो भाई मैं बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति का लो सिबिल स्कोर है तो उसका एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करना, ये केरला के हाई कोर्ट ने बताया है। क्योंकि एक स्टूडेंट का सिबिल स्कोर कम है। अभी सिबिल स्कोर क्या होता है मैं समझाती हूँ। यहाँ पर जस्टिस PV कुन्निकृष्णन ने ये बात कही है। सिबिल एक 3 नंबर का स्कोर होता है, जो आपका क्रेडिट स्कोर बताता है 300 से 900 के बीच में। यहाँ पर आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं कि आप सिबिल स्कोर से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को नया लोन देने की मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है? तो उसकी क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है, उसको नया लोन अप्रूव होना चाहिए, जैसे आप कभी भी देश के बाहर जाते हैं, आपको वीजा चाहिए होता है, तो आपका वीजा अप्रूव या रिजेक्ट होता है, आपके पूरे जो भी वो मानदंड होता है उस पर चेक करके वो बताते हैं। सेम ऐसे ही कभी भी किसी व्यक्ति को एजुकेशन लोन लेना है, तो उसमें सिविल स्कोर के रूप में आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते अगर मुझे कोई एजुकेशन लोन। कैसे चेक करते हैं? वो पूरी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, 36 महीनों की। उन्होंने कितना पैसा अकाउंट में जमा कराया, कितना पैसा उन्होंने निकलवाया, उनमें होम लोन कौन सा चल रहा है, उन पे क्रेडिट कार्ड कितने हैं, पर्सनल लोन कितने चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल के लोन कितने हैं, उनकी पेमेंट की हिस्ट्री क्या है। ये सारी चीजें इस पूरे में चेक की जाती है। ये पूरा आप कह लीजिए कि आपके पूरे बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करते हैं, उसके बेस पे आपका एक स्कोर जनरेट होता है, उसे सिबिल स्कोर कहते हैं। ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है, आपकी क्रेडिट समरी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप कितना अर्न करते हैं, आपके अकाउंट पे कितना पैसा, आपने लोन कितना चल रहा है, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, सारी चीजें आपकी इसमें चेक की जाती है। मतलब आपने कभी लोन लिया है, कब आगे लोगे, मतलब हर चीज के बारे में आपका पूरा देखा जाता है। तो जब भी आप कभी भी कोई नया लोन लेने जाते हो, आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है कि आपको वो लोन अप्रूव करवाया जाएगा या रिजेक्ट होगा, वो किस बेसिस पे चेक करते हैं? वो आपकी सिबिल स्कोर पे। तो अभी केरल हाई कोर्ट ने इस चीज के लिए बोला है कि जो आपका सिबिल स्कोर है, वो आपका इस बेस पे नहीं कैंसिल होना चाहिए कि आपका एजुकेशन लोन जो है वो सिबिल स्कोर पे नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, तो बेसिक बात है कि आपको इस पूरे का कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिबिल की फुल फॉर्म और होता क्या है, बस इतना इसमें याद रखेंगे, इतना मोर हो गया। ठीक है? इसके लिए पूरी एक कंपनी है जो कि पूरा यहाँ पे चेक करती है, लेंडिंग क्रेडिट ब्यूरो।
ठीक है, जिसका काम है सारा फाइनेंशियल डेटा हर एक जगह से इकट्ठा करना। ये ट्रांस यूनियन अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप का एक साथ काम करता है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला है भाई गगनयान सैटेलाइट। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टरों के लिए परिचालन आधारित नेविगेशन के क्षेत्र में एशिया के पहले प्रदर्शन की सराहना की है। गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसरो और एएआई ने मिलकर के बनाया, जो सारी जीपीएस हमें जो होता है ना, जीपीएस पता है ना सबको, तो वो आपको पूरा का पूरा ग्लोबल पैकेजिंग सिस्टम जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी देगा कि भाई कहाँ कहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है। पूरा ये फ्लाइट के साथ इन्फॉर्म होगा। इसरो और एआई ने इसीलिए बनाया क्योंकि दोनों मिल करके यहाँ पर फ्लाइट की सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सारा कुछ देंगे। सारी फ्लाइट के लिए उसी जीपीएस पे आपको रिलाय करना पड़ेगा। रिलाय मतलब आपको उसी पे ही एक भरोसा करना पड़ेगा। एयर ट्रैफिक पूरा कि भाई कितना एयर में कौन सी फ्लाइट कहाँ पे, कोई किसी के बीच के रास्ते में ना आ जाए, हर एक चीज यहाँ पे देखी जाती है। ये अभी इंडिया में गगन के नाम से, यूएस में वास के नाम से, यूरोप में इग्नोस के नाम से, जापान में एमएसएस के नाम से ऑलरेडी चल रहा है। ये पूरा आपको एविएशन जो है ना पूरी की पूरी जानकारी देगा। छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना वहां पर भी ये पूरी बताता है कि भाई पुअर वेदर का है। इससे पता है ये होगा कि जो जो एयरलाइंस में या एयर फ्लाइट्स में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना उसको प्रिवेंट करते हैं, क्रैशिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे वेदर कई बार कम होता है। तो पहले ही बता देगा टेक्नोलॉजी कि कहाँ पे हम कैसे किस तरीके से जा सकते हैं। सेफ्टी जो है वो भी काफी अच्छी देगा, और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर वहां पे आने वाला है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, उसकी जानकारी पहले ही ये देने के लिए सक्षम। तो इस तरीके से ये पूरी एक गगन करके सिस्टम चलाया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा गगन सिस्टम हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे सीधा सवाल बन सकता है कि गगन इनिशिएटिव क्या है, इसको कब स्टार्ट किया गया, क्या इसके फायदे हैं, क्या चीजें, क्योंकि नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदे हमसे खूब पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इससे आपके सीधे सीधे फायदे अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना। तो परफॉर्मेंस पूरी चेक, मतलब एक बार सेंसर से काम। लास्ट आर्टिकल है हमारा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यहाँ पर एक तरीके का एक प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु होती है, जिसमें एक ऐसा तंत्र जहां पर उचित ट्रिगर द्वारा आप ट्रिगर करके ही कोशिकाओं का खुद से आत्म तरीके से जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर पूरे तरीके से आप कह लीजिए कि इस पूरे जो है पहल के अंदर इसी को स्टार्ट किया गया है कि हर तरीके से जो एप्टोसिस होते हैं आपके वो बॉडी के सेल्स जो खुद खराब हो चुके हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। ऐसे सेल्स को रिप्लेस किया जाए। समझ रहे हैं सब लोग? ऐसे सेल्स होंगे जो खराब हो चुके हैं, जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहे और हमारी बॉडी में रह करके नुकसान ही हमको दे रहे हैं, उसके लिए ये पूरा एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको भी आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। ये एक बस इसका नाम लिख लो, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि क्या चीज है कैसे है। तो नाम इसका बेहद इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ऐसा है कि भाई जो कई बार जो अनवांटेड सेल्स होते हैं ना, जो हमारे लिए काम के नहीं है, अभी उपयोग में नहीं है, तो उनको हटाने के लिए आप इस पूरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, इसको आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है। वैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बेसिक बेसिक आपको इसमें लर्न करना है सीधा सीधे पॉइंट्स में, कि तरीके से ये अनवांटेड सेल को रिड्यूस करने में काम आता है। बस इतना ही इसमें याद रखना है कि जितने भी अनवांटेड है उन सेल्स को ये रिड्यूस करने में काम आता है। क्लियर है भाई?
तो ये थे आज हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल सारे, और आज के हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अहिल्या बाई होलकर, जो कि महाराष्ट्र में है, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि अहमदनगर एक वहां का इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। सरकार ने अहिल्या नगर नाम रखने का सोचा है, जो कि मालवा क्वीन रही है। मालवा, जो उनकी एक बैटल थी, बैटल ऑफ खुम्बेर, भरतपुर के किंग के खिलाफ। तो वहां पर उन्होंने इस बैटल में जीता था। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, झलकारी बाई को जानते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक आपको नाम याद रखना है। ठीक है भाई, इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो ये सब भी आपको लिखना है, अहिल्या बाई होलकर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नाम चेंज हो रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सांबाजी नगर किया गया था औरंगाबाद का, जहाँ पे अजंता एलोरा केव्स है, उनका भी नाम बदला गया है। सेम उसी प्रकार से ये वाला भी नाम बदला गया है। तो जो जो आपसे नाम बदले जाते हैं, कई बार उनसे सवाल आ जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है, जिनके हाल फिलहाल में नाम बदले गए। सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से ही बनते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा अहिल्या बाई होलकर कौन है, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। अब अगला है यहाँ पर गिफ्ट टैक्स। असल में गिफ्ट टैक्स क्या होता है कि जब भी 1958 में आया था, गिफ्ट्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, हम लोग गिफ्ट देते हैं ना, शादी में देते हैं, और शादी में रिलेटिव से मिलता है, कैश मिलता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब उसी टैक्स के ऊपर बात कर रहा है। ये कह रहा है भाई कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके यहाँ पर रिलेटिव ने अगर टैक्स दिया है, मतलब अगर पे किया है, कोई भी अमाउंट दिया है, तो उस पे कोई भी गिफ्ट दिया है, कुछ भी है, बहुत बड़ी सी कोई भी चीज दी है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सही बात है। 50,000 से ऊपर यहाँ पर अगर आप देते हो, उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स लगता है। और अगर कभी कोई कैश रिवॉर्ड्स कोई लोकल अथॉरिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी बच्चे को देते हैं ना, कुछ स्कॉलरशिप के रूप में पैसा देते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसमें लिख रहा है कि लगता है, तो गलत है ये। उसमें टैक्स नहीं लगता। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो ओनली 4। बाकी चारों तीनों स्टेटमेंट इसमें अपने आप में सही लिखी हुई है। ठीक है भाई। तो ये सब आपको इसमें एक छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, इसको भी याद रखना है। गिफ्ट टैक्स हो गया अभी ना, कई बार ये न्यूज में रहता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो बस इसको छोटा सा आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना, लर्न करो। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स कंप्लीटली, यहाँ तक कंप्लीट करना। बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।